I welcome all of you to our MBA Easy YouTube channel. It's a channel dedicated to students who are preparing for exams like CAT, ZAT, CMAT, NMAT and all other MBA entrance examination. So this is a lecture series that we are going to start from today onwards, and in this lecture series you will get entire syllabus. We will try to cover entire syllabus of quantitative ability, data interpretation and VARC, all of which is asked in CAT in the first round, and later on we'll also give you videos regarding second round, which is essay writing and PI preparation. So everything that is required for any CAT aspirant will be provided to you on this YouTube channel. So this is the first video of this lecture series. So let us begin now. So as you know, we'll start with quantitative ability, and in quantitative ability you know that the entire syllabus can be divided into 4 broad areas. हम पूरे कैट के सिलेबस को 4 ब्रॉड एरिया में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है आपका अरिथमेटिक, विच इज द एलिफेंट इन द रूम. मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम अरिथमेटिक. देन विल कवर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, देन अलजेब्रा एंड देन लेटर ऑन मॉडर्न मैथ्स. सो अरिथमेटिक में आपके चैप्टर्स आएंगे जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज एंड मिक्सचर्स, दीज टॉपिक्स. Geometry will cover all the geometrical shapes and their properties and theorems and axioms. Like for example, we'll discuss lines, angles, triangle, quadrilateral, polygon, circle, and then 3D part, 3-dimensional shapes like cylinder, cone, all of that, sphere, etc. Then algebra में हम लोग आगे चल के algebra का टॉपिक करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, इनइक्वालिटी, मॉडुलस, फंक्शंस इन ग्राफ, लॉग, ये सारे चैप्टर्स हम लोग अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली मॉडर्न मैथ्स में हम लोग नंबर सिस्टम, आपके चैप्टर्स लाइक परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजों को हम लोग मॉडर्न मैथ्स में कवर करेंगे. तो एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा. बहुत बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे एंड ग्रेजुअली वी विल मूव अप टू कैट लेवल. सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड एज फार एज क्वांट्स इज कंसर्न. विल गिव यू द एंटायर कॉन्सेप्ट विच इज रिक्वायर्ड in any chapter as far as CAT or any other MBA entrance exam is concerned, and later on we'll support it with variety of questions. बहुत सारे questions करेंगे जिसमें कुछ PYQs भी होंगे, कुछ और अच्छे questions हम लोग देखेंगे जिसके थ्रू आपका concept और अच्छे से clear होगा. So please hooked on to this channel, keep watching this channel on a regular basis. Today is the first session and we'll start with a small topic in algebra which is called linear equation. Okay, so we're going to start with linear equation. So linear equation is one of the very basic chapters in algebra, और इसका एप्लीकेशन आपको मैथ्स में हर जगह दिखाई देगा. आप रेशियो, प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करिए, आप परसेंटेज करिए, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस करिए, हर जगह आपको, आप LR करिए, आप DI करिए, हर जगह आपको लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन दिखाई देगा. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत फंडामेंटल टॉपिक है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या है. लीनियर इक्वेशन का मतलब है, अगर हम इसका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखें तो कहता है लीनियर इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री. लेकिन इससे बहुत चीजें क्लियर नहीं होती हैं, बिकॉज हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, फर्स्ट डिग्री क्या होता है. तो अगर हम सीधी सरल भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं या अननोन्स होते हैं उसका पावर, मैक्सिमम पावर कितना होगा, 1 होगा. उसे हम लीनियर इक्वेशन या इसी को हम लोग सिंपल इक्वेशन भी कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें 2x + 7 is equal to 19. So this is a linear equation because जो हमारा वेरिएबल है x, इसका पावर कितना है, 1 है. सो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन हो गया. इसी तरीके से कोई भी और इक्वेशन अगर हम लोग लें, जैसे मान लो अगर हम लोग लेते हैं x + y is equal to 7. Now this also is a linear equation because यहां पे भी जो हमारे वेरिएबल्स हैं x और y या अननोन्स हैं x और y, इसका पावर जो है वो 1 है. So any such equation where the power of the variable is 1 is called a linear equation. एक और बात समझना है इसमें कि जैसे अगर आपको कोई कह देगा कि ठीक है, अच्छा तो पावर 1 होना चाहिए, तो साइन ऑफ x + y = 1/2 अगर करें
तो ये भी लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, बिकॉज वेरिएबल का पावर तो 1 ही है। लेकिन ऐसे इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाते हैं, बिकॉज यहां पे हम लोग एक और ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर जोड़ रहे हैं जिसका नाम है साइन। तो लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल का पावर तो 1 होता ही होता है और साथ में कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है अदर देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे आप यहां देखो, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन लग गया, जैसे लॉग लग जाए, एक्सपोनेंशियल वाला ई लग जाए, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 17। So those types of equations are not linear equations in spite of the fact that the power of the variable is 1. So power of the variable should be 1 and there should not be any other mathematical operation other than addition, subtraction, multiplication and division. So this qualifies as linear equation. ये भी linear equation है, लेकिन ये हमारा linear equation नहीं है। Similarly, अगर हम लोग कहें x square minus 7x plus 10 is equal to 0. Now this is also an equation, लेकिन यहां पे जो वेरिएबल का पावर मैक्सिमम गया है वो 2 गया है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो लीनियर इक्वेशन का कंडीशन तो बहुत सिंपल है समझना, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स का पावर 1 हो और उसमें कोई और दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो अदर देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो लीनियर इक्वेशन तो हमें समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। आई होप दिस मच इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन समझ में आ रहा है कि कैसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। आप हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम भी होगा, मेनी ऑफ यू वुड बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस, बट वी विल कवर फ्रॉम द एब्सोल्यूट स्क्रैच राइट अप टू कैट लेवल। सो नो काइंडली बी पेशेंट हियर इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट। हम लोग इसको और भी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आपके जिस लेवल पे हैं आपको भी इंटरटेनिंग क्वेश्चन, इंगेजिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आगे चल के। सो बियर विथ मी फॉर सम टाइम। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने यहां शॉर्ट में एलई लिख दिया है। एलई का मतलब है लीनियर इक्वेशन, solution of linear equation. How do we solve linear equation? So कोई भी इक्वेशन होता है तो हम उसे क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। अभी हम लोगों ने लिया भी था, उस इक्वेशन को लिखा भी था, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 19। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने से मतलब क्या निकलता है? जब हम कहते हैं किसी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम x का ऐसा वैल्यू ढूंढ रहे हैं, यहां पे वेरिएबल क्या है x, यानी वेरिएबल्स का ऐसा वैल्यू ढूंढ रहे हैं जिसको यहां पे डालें तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन से मतलब ये होता है कि वेरिएबल्स का कौन सा वैल्यू डाला जाए ताकि हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाए, वही वैल्यूज उस इक्वेशन के सोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। जितने भी कांस्टेंट्स हैं, ये +7 ये कांस्टेंट है और ये x वाला टर्म वेरिएबल है, तो सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले जाइए और वेरिएबल्स को एक तरफ रखिए। सबसे पहले तो देखिए दोनों नंबर बराबर है, दोनों में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, LHS और RHS बराबर है। इफ आई सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ द साइड स्टिल दे विल बी इक्वल, बिकॉज दो नंबर अगर इक्वल है, दोनों में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी दोनों इक्वल ही रहेगा। तो दोनों तरफ से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, यहां पे भी -7 कर दो और इधर भी -7 कर दो, तो ये हो जाएगा 2x, बिकॉज 7 और +7 -7 कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 19 - 7। और हम लोग ये करते नहीं है एक्चुअली, हम लोग ये दिखाते नहीं है कि हम लोग दोनों तरफ से 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली होता यही है। हम लोग ये सिर्फ कह देते हैं कि ये +7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7। अगर यहां -7 होता उस तरफ जाता तो क्या होता, +7। अगर इंटू 7 होता उधर जाता तो क्या होता, डिवाइडेड बाई 7। डिवाइडेड बाई 7 होता तो क्या हो जाता, इंटू 7। सो मल्टीप्लीकेशन चेंजेस टू सब डिवीजन and vice versa. Similarly, addition changes to subtraction and vice versa if we take the variable or constant from one side to the other side of the equation. But actually में क्या होता है, हम लोग दोनों तरफ से 7 subtract करते हैं, but उसे हम बताते नहीं हैं। So ये +7 उधर गया तो ये क्या हो गया, -7 ऐसा बोलते हैं, but actually होता क्या है, दोनों तरफ से 7 subtract कर रहे हैं। Now this is equal to 12.
सो 2 इंटू एक्स इज 12 और यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में हमने बोला है सारे कांस्टेंट को उधर ले जाना है, तो अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। बेसिकली x विल बी इक्वल टू 12/2 विच इज इक्वल टू 6। सो ऐसे इस इक्वेशन का जो हमारा सोल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू 6। आप खुद भी देखो यहाँ पे 6 डालो, 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 7 19 और इधर भी कितना है 19। तो हम कह सकते हैं 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 19 का सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 होगा। बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था तो हो गया। अब अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लेते हैं, लेट अस टेक अनदर लीनियर इक्वेशन विच इज इन 2 वेरिएबल्स। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करिए, बताइए इसके क्या क्या सोल्यूशन होंगे। अभी हम लोगों ने देखा था सोल्यूशन क्या होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, x और y या जो भी वेरिएबल्स हैं उसके वो वैल्यूज जो यहां पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहां पे भी अगर हम लोग देखें तो यहां तो बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। इफ यू केयरफुली सी 1 and 4, अगर x और y की वैल्यू 1 और 4 ली जाए तो भी 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, तो ये एक सोल्यूशन है। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 इज अ सोल्यूशन। Similarly, if you take x is equal to 2 and y is equal to 3, this is also a solution. If I take x is equal to 3 and y is equal to 2, this is also a solution. If I take x as 1.5 and y as 3.5, this is also a solution. ये सभी solutions हैं। तो ऐसे तो मेरे infinite solution हो जाएंगे, because for every value of x, you will get a corresponding value of y such that the sum of both x and y will become 5. तो यहां पे हमारे कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इनफाइनाइट, अनगिनत है ना, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अब ये तो कोई बात नहीं हुआ, अगर एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो हम कौन सा सॉल्यूशन लिया जाए, क्वेश्चन में हम कौन सा सॉल्यूशन लेंगे अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो सो दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। और नॉर्मली आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास इक्वेशन कम हो और अननोन ज्यादा हो तो हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट आएगा, बिकॉज इक्वेशन इज लाइक इंफॉर्मेशन। आपको एक इंफॉर्मेशन दिया है और आपसे 2 जानकारी पूछी जा रही है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक इंफॉर्मेशन से डेटा पॉइंट से या एक इंफॉर्मेशन से हम 2 वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जब भी मुझे 2 वैल्यूज निकालनी होगी तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए होगा। जब भी मुझे 3 वैल्यूज निकालनी होगी तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए होगा। सो बेसिकली इन ऑर्डर टू गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर मुझे एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए जरूरी है, मैंडेटरी है कि जितने हमारे इक्वेशंस हैं उतने ही हमारे अननोन्स होने चाहिए। तो इस केस में हमारा नंबर ऑफ इक्वेशंस है 1 और नंबर ऑफ अननोन्स है 2, एक्स एंड वाई, इसीलिए हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो इसको ध्यान रखना है, इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस is less than number of unknowns या variables, in that case we get infinite solutions. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दिस इज फर्स्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन दिस चैप्टर कि जब भी किसी लीनियर इक्वेशन या किसी भी दूसरे इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक हो या किसी भी तरह का इक्वेशन हो, अगर अननोन्स है ज्यादा और इक्वेशंस है कम तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा आएगा इनफाइनाइट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन दिस टॉपिक। तो हमें क्या करना होगा, अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कितना इक्वेशन चाहिए होगा, 2 इक्वेशन चाहिए होगा, बिकॉज अननोन्स कितने हैं, 2 हैं। ये बात ध्यान में रखना है कि अगर 2 अननोन का इक्वेशन होगा तो मुझे नंबर ऑफ इक्वेशन भी 2 चाहिए। अगर 3 अननोन का इक्वेशन होगा, 3 वेरिएबल का इक्वेशन होगा तो मुझे इक्वेशन भी कितने चाहिए होंगे, 3 चाहिए होंगे, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन अ यूनिक सॉल्यूशन, इन ऑर्डर टू गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अदरवाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर 2 इक्वेशन और 2 अननोन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। एक 2 इक्वेशन 2 अननोन का केस लेते हैं, एकदम सिंपल केस। मान लो एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 13, और एक और इक्वेशन ले लेता हूं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास दो इक्वेशन भी है और दो अननोन भी है, x और y दो अननोन हो गए और ये दोनों दो इक्वेशन भी हो गए। तो इक्वेशन और अननोन बराबर है, इसलिए इस केस में मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक ही आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ना कि इनफाइनाइट होगा। सो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में को हम जो ये जो दो इक्वेशन दो अननोन है, इसे हम लोग वन इक्वेशन वन अननोन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक वेरिएबल मुझे यहां से कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करते हैं, अगर मुझे x को कैंसिल करना है तो मैं क्या करूंगा, ये यहां पे 3 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, इस वाले इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे इस वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, कोएफिशिएंट कहने का मतलब x में जिससे मल्टीप्लाइड है, तो x का कोएफिशिएंट 2 है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाइड कर दो। सो इट्स लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां पे 2 है कोएफिशिएंट, इस वाले इक्वेशन को 2 से कर दो। सेकंड इक्वेशन में 3 है कोएफिशिएंट, फर्स्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको लिख लो। तो ये आ जाएगा 2x इंटू 3 6x प्लस 3y इंटू 3 9y इज इक्वल टू 13 इंटू 3 39। और इसे भी मल्टीप्लाई करके लिख लो, 3x इंटू 2 6x प्लस 2y इंटू 2 4y, and this side 12 into 2 24. Now we can see that the coefficient of x is equal in both the equation. यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। ऐसा क्यों किए, इसीलिए ताकि अब अगर हम लोग पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो x कैंसिल हो जाए। तो अगर सब्ट्रैक्ट कर लो, साइन चेंज कर लो, प्लस का माइनस कर दो, 6 में से 6 चला गया, ये कैंसिल हो गया। 9 माइनस 4 इज 5y एंड 39 माइनस 24 इज 15। तो y का वैल्यू आ गया 15/5 विच इज 3। सो आपको y की वैल्यू आ गई। अब यही y की वैल्यू आप या तो पहले इक्वेशन में डाल लो या दूसरे में डाल लो, क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। सो लेट अस डू दैट। इसी में डालो, y का वैल्यू 3 आ गया, डाल दो तो 3x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 12। और फिर यहां से आ गया 3x इज इक्वल टू 6, 12 माइनस 6 इज 6, सो x इज इक्वल टू 2। सो आपका जो सोल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। दिस इज माई सोल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग टू इक्वेशन, टू अननोन के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, एक वेरिएबल का या तो x का या तो y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में क्या करना है, सेम करना है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है पहला। तो कैसे करते हैं, यहां पे 3 है, पहले सेकंड इक्वेशन में 3 है कोएफिशिएंट x का, इधर पहले में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में 2 है कोएफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको लिख लो। लिखने के बाद हम देख रहे हैं दोनों में x का कोएफिशिएंट सेम हो गया, सबट्रैक्ट कर दिए, ये वाला पार्ट x वाला निकल गया, y बचा, y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू इसमें चाहे इसमें, दोनों में से ईदर ऑफ दीज इक्वेशंस यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, you will get the value of x. So that is how we solve linear equation where there are two equations and two unknowns. The same method is followed for a 3 equation 3 unknown also. So let us quickly look at that also. इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, से x plus y plus z is equal to 6 and 2x plus 3y plus 4z is equal to 20 and 3x plus 2y plus 7z is equal to 28। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस है और 3 अननोन्स है, ठीक है। सेम चीज करना है आपको इन दोनों। अब यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन दोनों इक्वल है, तो मुझे यहाँ पे भी नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा, 1 ही आएगा। आई विल गेट अ यूनिक सेट ऑफ सोल्यूशन। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपने 2 इक्वेशन 2 अननोन किया, वैसे ही आपको 3 इक्वेशन 3 अननोन भी करना है। कुछ अलग बात नहीं करनी है, सेम चीज करना है। कैसे करेंगे, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है।
मुझे इन दोनों में x का कोएफिशिएंट सेम करना है। क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x हो जाएगा। सो लेट अस डू दैट। पहले इसको लिख लेता हूं, बीच वाला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 20, और फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बिकॉज यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, दोनों को सेम करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y, सॉरी 2y, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12। और अभी सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये x कैंसिल, 3 में से 2 गया, 1 y बचा, 4 में से 2 गया, 2z बचा। सो y प्लस 2z इज 8। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन दैट यू गेट। अब मैं यहां देख रहा हूं कि वी हैव यूज्ड इक्वेशन 1 एंड 2, वी हैव नॉट येट यूज्ड इक्वेशन नंबर 3। तो अभी सेकेंड टाइम में आप थर्ड इक्वेशन को यूज करो, और थर्ड इक्वेशन के साथ आप पहला इक्वेशन भी यूज कर सकते हो और दूसरा भी यूज कर सकते हो, दोनों में से जो आपको सहूलियत लगे उसको यूज कर सकते हैं। सो लेट अस यूज थर्ड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड में x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, इसको 3 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन लिखता हूं इधर में, 3x प्लस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 28, और इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो। तो ये हो गया 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 18, एंड देन यू सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो गया, 2y में से 3y जाएगा तो माइनस y, साइन के लिए केयरफुल रहना है। 7 में से 3 गया 4z, 28 में से 18 चला गया, बचा 10। तो आपके दो इक्वेशन आ गए। कौन कौन से आ गए, ए इक्वेशन एंड बी इक्वेशन। और दोनों इक्वेशन में अब हमारे पास क्या हुआ, वी हैव रिड्यूस्ड 3 इक्वेशन 3 अननोन सेट सिचुएशन टू अ 2 इक्वेशन 2 अननोन। और 2 इक्वेशन 2 अननोन कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम है, आप उसी तरह से 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कीजिए, y और z की वैल्यू निकालिए, और y और z का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू भी आ जाएगा। सो लेट अस यूज, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है, ये ऑलरेडी बराबर है, वैल्यूज में साइन चेंज है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट वैल्यूज के टर्म में बराबर है। सो लेट अस राइट दिस ऑल्सो हियर, y प्लस 2z इज इक्वल टू 8, एंड देन ऐड कर देते हैं। इसमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो मुझे ऐड कर देना है। ये दोनों कैंसिल हो गया, 4 2 6z, 6z इज इक्वल टू 18, सो z इज इक्वल टू 18/6 विच इज 3। z की वैल्यू आ गई, और ये z का वैल्यू आप यहां डाल दो तो आपको y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो z का वैल्यू डाल दो यहीं पे, तो y प्लस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 8। सो यहां से आ गया y इज इक्वल टू 2, तो y 2 आ गया, z 3 आ गया। अब ये y और z की वैल्यू आप इसमें से किसी एक में डाल दो, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। पहला इक्वेशन आसान, इसमें डालते हैं, y का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू 3 है, 2 प्लस 3 हो गया 5, और मुझे बनाना है 6। इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तभी 6 आएगा। यानी जो हमारा सोल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। सो दिस इज माई सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो मेथड सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन का हर जगह एक ही रहेगा, चाहे वो 1 इक्वेशन 1 अननोन हो, 2 इक्वेशन 2 अननोन हो, या 3 इक्वेशन 3 अननोन हो, या इससे ज्यादा भी हो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन में, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। बट बस ये ध्यान में रखना है कि जितने इक्वेशन है उतने ही अननोन होंगे, तभी जाके आपका यूनिक सोल्यूशन आएगा, अदरवाइज इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस ऑफ दिस चैप्टर। रिमेंबर, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इज नॉट अ बिग डील, है ना। अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा है ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट ये जो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन जब आएंगे आपको कैट में या किसी भी दूसरे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में,
तो इक्वेशन सॉल्व करना सबसे लास्ट स्टेप होता है। उससे पहले आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको कुछ वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा, इक्वेशन में जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसको यूज करके सबसे पहले इक्वेशन मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, फ्रेम करना पड़ेगा, एंड देन लास्ट स्टेप आता है आपका इक्वेशन सॉल्व करना। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, सॉल्विंग इक्वेशन इज नॉट अ बिग डील, एवरीबडी नोज हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ नो ब्रेनर। Once you have understood how to solve an equation, you will never forget it. You will always be ready to solve linear equation. But the problem is that the question setter will not give you the equations. No, they expect you to frame the equation first and then you will have to solve it out. So यहाँ पे 90% जॉब क्या है इस चैप्टर में कि आपको इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा और उसके बाद 10% काम है इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इस पूरे चैप्टर में ये तो बेसिक बात हो गई कि इक्वेशन बनाना मुझे सॉल्व करना आता है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वेशन बनाना, क्योंकि इक्वेशन रेडीमेड क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा। आपको सबसे पहले क्वेश्चन की जानकारी को यूज करके इक्वेशन बनाना होगा और तब उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अब आगे चल के अभी से जितने भी हम लोग इसमें इस चैप्टर में आगे जो भी डिस्कशन होगा, एवरीथिंग विल बी रिवॉल्विंग अराउंड हाउ टू फ्रेम लीनियर इक्वेशन, बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। इस चैप्टर में मुझे एक ही स्किल अपना बढ़ाना है, मुझे इनहांस करना है, वो है इक्वेशन फ्रेमिंग स्किल। जितना कंफर्टेबली हम इक्वेशन फ्रेम कर पाए उतना ही ये चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाएगा। और ये चैप्टर का एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा दूसरे चैप्टर में भी होगा जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसीलिए आपको इक्वेशन बनाना आपके लिए एक बहुत ही मैंडेटरी नेसेसरी स्किल है इन ऑर्डर टू डू वेल इन दिस एग्जाम। ओके, सो फ्रॉम नाउ ऑन इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सेवरल एग्जाम्पल थ्रू विच वी विल सी हाउ वी कैन फ्रेम लीनियर इक्वेशन एंड देन सॉल्विंग इट इज अ रूटीन मैटर। एक बार आपको आ गया लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है तो आप कर ही लोगे। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं, समझते हैं कि कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस में लीनियर इक्वेशन आएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लो। कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स एंड 5 टेबल्स इज 37,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स इज 35,000 रुपीज। पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स एंड 10 टेबल्स। बहुत क्लियर है क्वेश्चन में कि दो इंफॉर्मेशन दे दिया है, एक दे दिया है 4 चेयर एंड 5 टेबल्स का कॉस्ट और दूसरा दे दिया है 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स का कॉस्ट। तो मुझे इन दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन बन जाएगा ना, एक इससे बनेगा एक उससे बनेगा, दोनों को सॉल्व करके मुझे यहाँ पे 10 चेयर्स और 10 टेबल्स का वैल्यू निकालना है, कॉस्ट कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बना भी लोगे, बट इसमें कुछ और बातें हैं जिसके लिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लिया है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल अज्यूम करते हैं, अननोन को अज्यूम करते हैं। तो यहाँ कॉस्ट की बात हो रही है और चेयर और टेबल की कॉस्ट की बात हो रही है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि एक चेयर का कॉस्ट है कुछ मान लो C या XYZ जो भी मानना है, और एक टेबल का कॉस्ट है T। तो एक चेयर का कॉस्ट अगर हम लोग C अज्यूम करें और एक टेबल का कॉस्ट अगर हम लोग T अज्यूम करें, तो पहला स्टेटमेंट कहता है 4 चेयर और 5 टेबल। तो एक चेयर का कॉस्ट 5C है तो 4 चेयर का कॉस्ट हो जाएगा 4C प्लस 5 टेबल्स का कॉस्ट हो जाएगा 5 इंटू T। एक टेबल T रुपया में तो 5 टेबल 5 इंटू T रुपया में। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट और ये दे रखा है 37। 37 मैं 000 नहीं लिख रहा हूं, वो बाद में ऐड कर दूंगा फाइनल आंसर में। सिमिलरली 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स, तो क्या हो जाएगा 5C प्लस 4T इज इक्वल टू 35,000। ठीक है, और मुझे इसको सॉल्व करना है। अब तो दो इक्वेशन और दो अननोन है ही हमारे पास, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, C और T की वैल्यू निकाल सकते हैं। और तब मुझे चाहिए क्या, 10 चेयर्स एंड 10 टेबल्स, यानी मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए 10 टाइम्स C प्लस 10 टाइम्स T। 10 चेयर्स एंड 10 टेबल्स का टोटल कॉस्ट। सो आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10C प्लस 10C, दैट विल बी आवर आंसर। बट आप केयरफुली देखो, इसको इस क्वेश्चन को लेने के पीछे बस एक ही मकसद था, ये बताना कि बहुत बार मुझे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वी कैन गेट टू द आंसर विदाउट इवन सॉल्विंग दिस लीनियर इक्वेशन। देखो आप ध्यान से देखो, अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें, देखो 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 4 9, सो 9C प्लस 9T मुझे डायरेक्टली मिल रहा है 9C प्लस 9T। 35 प्लस 37 कितना हो जाएगा 72। अब इसको 9 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा C प्लस T
इज इक्वल टू 8. 8 मीन्स 8000, रिमेंबर. तो मुझे चाहिए 10c प्लस 10t, तो मुझे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देना है. 10c प्लस 10t, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 80, विच इज 80,000. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 80,000. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बिना सॉल्व किए भी हम लोग निकाल सकते हैं. यहाँ पे इसलिए निकाल पा रहे हैं बिकॉज हमसे अलग अलग सी और टी का वैल्यू पूछा नहीं गया है, हमसे कॉम्बिनेशन पूछा गया है 10c प्लस 10t. तो कभी कभी कॉम्बिनेशन पूरा इक्वेशन को सॉल्व किए बिना भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है. आपने दोनों को ऐड किया और देखा कि ये 9c प्लस 90 तो ऐड करके ही हो रहा है. 9 से डिवाइड कर दे तो c प्लस टी आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10c प्लस 10t भी आ जाएगा. तो मुझे इस इक्वेशन को पूरा लिटरली सॉल्व करने की कोई जरूरत भी नहीं है. ओके, तो बी केयरफुल. जस्ट बिकॉज नो यू आर एबल टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन, डोंट डायरेक्टली जंप इनटू द एक्ट ऑफ सॉल्विंग. कभी थोड़ा सा एक पॉज ले लो, 5 सेकंड का, देख लो पूछा क्या है. जो पूछा है वो बिना सॉल्व किए भी आ सकता है, तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं. ओके, तो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स. ऑलराइट, तो लेट अस समराइज नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार. हम लोगों ने देखा लीनियर इक्वेशन होता क्या है, लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि लीनियर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जितने इक्वेशन है उतने ही अननोन होने चाहिए. अगर नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर हो तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है. और अगर इक्वेशंस कम हो और अननोन ज्यादा हो, जैसे कि 2 वेरिएबल हो और एक ही इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो और 2 ही इक्वेशन हो, इस तरह के सिचुएशंस में हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट आते हैं. फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. जितने भी स्टूडेंट जो कैट के लिए या किसी भी एमबीए एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है. इंपॉर्टेंट चीज ये है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इक्वेशन को फ्रेम करना आना चाहिए. वेरिएबल अज्यूम करना, इक्वेशन बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 90% काम इक्वेशन बनाने का है. सो इसी बात पे हम लोग फोकस करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. We'll shortly come with the second session. Thank you.